हेलो स्टूडेंट, क्या हालचाल। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आपका स्वागत है सॉल्यूशन चैप्टर के लेक्चर नंबर 3 में। और आज हम इस चैप्टर का पार्ट 3 डिस्कस करने वाले हैं। आज हमारा गोल होगा, पूरा का पूरा हमारा फोकस होगा सॉल्युबिलिटी के ऊपर। एक्चुअल में सॉल्युबिलिटी क्या होती है, ये सॉल्यूशन के काफ़ी करीब वाला टर्म है, यानी ये बहुत क्लोज होता है सॉल्यूशन के। अगर हम सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे हैं, सॉल्युबिलिटी ना पढ़ें तो फिर किस बात का सॉल्यूशन। क्योंकि सॉल्यूट कितना डिजॉल्व होता है सॉल्वेंट में, मैक्सिमम कितना डिजॉल्व हो सकता है किसी सॉल्वेंट में, वही होता है सॉल्युबिलिटी। चलिए अब आइए एक एक करके अब हम डिस्कस करते हैं। मैं आपको याद दिला दूं कि पिछले 2 वीडियो में हम लोग कॉन्सेंट्रेशन से रिलेटेड कुछ बातें की हैं और कुछ क्वेश्चन वगैरह उस पर डिस्कस कर लिए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्युबिलिटी को। सॉल्युबिलिटी को बिल्कुल आप ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए ये कोई सॉल्यूशन है, इसमें पहले से सॉल्वेंट प्रेजेंट है और आप इसमें सॉल्यूट मिलाते जा रहे हैं। ऐसा समझ लीजिए कि ये सॉल्यूट है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 1 लीटर वाटर है, यानी सॉल्वेंट का अमाउंट फिक्स हो गया। अब किसी फिक्स टेम्परेचर पे आप लगातार उसमें एक एक चम्मच करके शुगर ऐड किए जा रहे हैं। एक समय ऐसा आ गया कि सॉल्यूशन बोल दिया अरे बस अब बहुत हुआ, यानी अब और सॉल्यूट के जो पार्टिकल हैं वो अब डिजॉल्व नहीं हो रहे हैं, अब डिजॉल्व होना बंद हो गए। उस सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट के और पार्टिकल अब उस फिक्स टेम्परेचर पे डिजॉल्व नहीं हो रहे हैं। ठीक, इसी को जो ये अमाउंट है, ठीक है, जो ये मैक्सिमम अमाउंट है, जो ये मैक्सिमम अमाउंट है सॉल्यूट का, जो जाके किसी भी गिवन सॉल्वेंट में और गिवन सॉल्वेंट के अमाउंट में, जैसे 1 लीटर वाटर, तो 1 लीटर वाटर ये क्या हो गया, एक सॉल्वेंट हो गया, इसमें आप शुगर ऐड करते जा रहे हैं तो शुगर क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया। मैक्सिमम कितने शुगर का अमाउंट, कितने शुगर के ऐसे समझ लीजिए कि कितने चम्मच शुगर आप उसमें ऐड कर पा रहे हैं, उसका अमाउंट क्या है, वही क्या होता है, सॉल्युबिलिटी होता है। क्या बात समझ में आ रही है। एक लाइन और बोल रहा हूं, किसी सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, सैचुरेटेड सॉल्यूशन का भी यही मतलब होता है कि जब उसमें सॉल्यूट के पार्टिकल डिजॉल्व होना बंद हो जाए, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोल रहे होते हैं। चलिए भाई लाइन में समझ लेते हैं कि एक्चुअल में लिखा क्या है। Solubility of a substance is its maximum amount that can be dissolved in a specified amount of a solvent at a specific temperature. Specified amount of solvent मतलब 1 लीटर वाटर है तो 1 लीटर के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं। क्या जब हम इसमें सॉल्वेंट मिलाते जा रहे, सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिलाते जा रहे थे, तो जो सॉल्यूट के पार्टिकल हैं वो जा जाके घुल रहे थे, सॉल्यूट के पार्टिकल उसमें जा जाके डिजॉल्व हो रहे थे। तो क्या धीरे धीरे उस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा था, बिल्कुल इंक्रीज हो रहा था। चलिए सॉल्युबिलिटी किन चीज़ों पे डिपेंड करती है इसके बारे में हम बात करते हैं। सॉल्युबिलिटी सबसे पहले नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट का कैसा नेचर है, सॉल्वेंट का सर नेचर जैसा, जैसे पोलर को पोलर में डिजॉल्व कर रहे हैं, कोई चीज़ आसानी से घुल जाता है, कोई चीज़ थोड़ी मुश्किल से घुलती है, ठीक, उसके बारे में बात हो रहा है। टेम्परेचर और प्रेशर का भी बहुत ज़्यादा रोल होता है सॉल्युबिलिटी में। आगे चल के हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। देखिए 2 तरीके के सॉल्यूट पढ़ने हैं। हमारा सॉल्यूशन फिक्स हो चुका है कि हमें क्लास 12th में नीट के लिए या फिर बोर्ड के लिए लिक्विड सॉल्यूशन के ही बारे में पढ़ना है। अब लिक्विड सॉल्यूशन मतलब सॉल्वेंट क्या होगा, हमेशा लिक्विड होगा, लेकिन सॉल्यूट कभी सॉलिड हो सकता है, कभी लिक्विड हो सकता है, कभी गैस हो सकता है। अभी सॉल्युबिलिटी की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सॉलिड इन लिक्विड, यानी अब जो ये सॉलिड है ये सॉल्यूट है और ये जो लिक्विड है ये सॉल्वेंट है, ठीक। तो जो सॉलिड है उसको लिक्विड में घोला जा रहा है। जैसे ऐसे समझ लीजिए कुछ NaCl है या शुगर है, इसको बार बार सॉल्वेंट में डाला जा रहा है, पानी में या फिर कोई और सॉल्वेंट है उसमें बार बार इसको डिसॉल्व किया जा रहा है। तो अब एक्चुअल में देखिए हुआ क्या, कुछ टर्म पहले समझ लीजिए। जैसे लाइक डिजॉल्व लाइक, इसका क्या मतलब होता है, लाइक डिजॉल्व लाइक, इसका ये मतलब है कि कोई चीज़ पोलर है, अगर कोई पोलर चीज़ है तो वो पोलर में डिजॉल्व होगी। सर पोलर होने का क्या मतलब होता है, किसी पे कुछ पार्शियल चार्ज आना,
इलेक्ट्रॉन का पार्शियली डीलोकलाइज होना, अपनी जगह से थोड़ा सा ट्रांसफर होना। सर इसको थोड़ा समझा दीजिए। जैसे HCl है, तो HCl में दोनों का ईएन डिफरेंस है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, जो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये थोड़ा सा क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हुआ होगा। ठीक, तो इसमें आ गई पोलरिटी। तो यानी HCl की बात कर लें, NaCl की बात करें, ये सारे पोलर हैं, तो ये कहाँ डिजॉल्व होंगे? वाटर में, क्योंकि वाटर भी तो पोलर ही होता है। ऑक्सीजन का ईएन हाइड्रोजन से ज़्यादा होता है, तो इस वजह से इसके भी इलेक्ट्रॉन थोड़े थोड़े से डीलोकलाइज होते हैं, पार्शियली डीलोकलाइज होते हैं टूवर्ड्स मोर ईएन। ठीक, जैसे NaCl डिजॉल्व इन अ वाटर, क्या बात क्लियर हो रही है? इसी तरीके से नॉन पोलर डिजॉल्व इन अ नॉन पोलर, यही लाइन तो थी, लाइक डिजॉल्व लाइक, जो जैसा होता है वैसे के साथ रहना पसंद करता है, उसी के साथ मिलजुल जाता है। जैसे पोलर जो होते हैं वो पोलर में डिजॉल्व हो जाते हैं, जो नॉन पोलर होते हैं, नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में इजीली डिजॉल्व हो जाता है। जैसे कुछ नॉन पोलर सॉल्यूट के बारे में बात कर लें, जैसे नेप्थलीन, एंथ्रेसीन, ये डिजॉल्व होते हैं बेंजीन में। क्या सर बेंजीन नॉन पोलर है? बिल्कुल नॉन पोलर है। देखिए बेंजीन कुछ ऐसे होगा, बेंजीन में इस रिंग में जितने भी एटम हैं वो सारे के सारे कार्बन है, यानी सबका ईएन सेम है, ईएन का डिफरेंस नहीं है, तो इसमें पोलरिटी नहीं आ रही है। तो इस वजह से ये कैसा बेंजीन कैसा होता है? नॉन पोलर सॉल्वेंट, एक बहुत अच्छा नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है। ठीक, अब हम कुछ टर्म के बारे में बात कर लेते हैं, डिजोल्यूशन के बारे में। डिजोल्यूशन एक्चुअल में डिजोल्यूशन का ये मतलब हुआ कि सॉल्यूट जो सॉलिड है, अगर सॉल्यूट अगर सॉलिड है तो वो सॉल्वेंट में, लिक्विड में डिजॉल्व हो रहा है, तो इसी को डिजोल्यूशन कहते हैं। देखिए यहाँ पे आइए, सॉलिड सॉल्यूट डिजॉल्व इन अ सॉल्वेंट एंड इट्स कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेज इन अ सोल्यूशन। तो जब सॉल्यूट उसमें डिजॉल्व हो रहा है तो इसका कॉन्सेंट्रेशन तो इंक्रीज होगा ही, इसका अमाउंट बढ़ रहा है। एक गिवन सॉल्वेंट में सॉल्वेंट का अमाउंट फिक्स हो गया, उसमें सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ रहा है तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन तो बढ़ ही रही है। ठीक, तो जब तक कोई सॉलिड किसी लिक्विड में घुल रहा है तब तक उस प्रोसेस को हम डिजोल्यूशन कहते हैं। लेकिन जब एक समय आ गया कि अब और सॉल्यूट के पार्टिकल नहीं घुल रहे हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन चुका है, तो अब और उसमें हम अगर सॉलिड के पार्टिकल डालेंगे तो वो क्रिस्टल के फॉर्म में आइसोलेट हो जाएंगे। ये जाएगा, ये सॉलिड पार्टिकल जाएंगे दूसरे सॉलिड पार्टिकल के साथ कोलाइड करेंगे, लड़ेंगे और फिर वहीं आइसोलेट हो जाएंगे। यानी अब क्योंकि जितने भी सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हैं वो बहुत सारे सॉल्यूट के साथ बीजिंग हैं, अब कोई सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल फ्री ही नहीं है जो बाकी सॉल्यूट के साथ इंटरेक्शन शो कर सके या उसको और डिजॉल्व कर सके, क्योंकि अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन आ चुका है। तो क्रिस्टलाइजेशन का क्या मीनिंग होता है? देखिए, सॉलिड सॉल्यूट पार्टिकल सेपरेटेड आउट ऑफ सॉल्यूशन, पीपीटी समझते हो ना, प्रेसिपिटेट, उसी को तो क्रिस्टलाइजेशन बोला जा रहा है। ठीक है, सॉलिडिफिकेशन होना है, सॉलिड फॉर्म में किसी चीज़ का आइसोलेट होना, उसी को तो क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। देखिए, जो सॉल्यूट है जो कि डिजॉल्व होता है, जिसमें डिजॉल्व होता है उसको सॉल्वेंट कहते हैं, और ये फाइनली बनाते क्या है? सॉल्यूशन। ये हमेशा एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होते हैं। सॉल्यूट सॉल्वेंट से मिलकर सॉल्यूशन बना रहा होता है और कई बार सॉल्यूशन से सॉल्वेंट और सॉल्यूट आपस में टूट भी रहे होते हैं, तो ये एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होता है। ठीक, अभी इसके बारे में हम बात करेंगे। इक्विलिब्रियम में है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी डिस्कस करेंगे। अब देखिए, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो जिसमें अब और सॉल्यूट का अमाउंट डिसॉल्व ना हो, ऐसे सॉल्यूशन को हम कह देते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। बिल्कुल संतुष्ट हो चुका है, अब उस सॉल्यूशन में और सॉल्यूट के पार्टिकल नहीं घोले जा सकते, या उस सॉल्वेंट को अब और सॉल्यूट पार्टिकल नहीं चाहिए, बस अब बहुत हो चुका है, सैचुरेट हो चुका है वो सॉल्यूशन। ठीक है, आइए देखते हैं। A solution in which no more solute can be dissolved at the same temperature and pressure। सर ये सेम टेम्परेचर और प्रेशर, क्योंकि अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो जो उसमें मॉलिक्यूल हैं सॉल्वेंट के वो थोड़े थोड़े दूर हो जाएंगे, अब और जगह मिल जाएगी, तो थोड़ा सा सॉल्युबिलिटी और उसकी इंक्रीज हो जाएगी उस सॉल्यूशन की। तो इसी वजह से बोला जाता है कि किसी गिवन टेम्परेचर और प्रेशर पे ये सारी बातें हो रही हैं। ठीक है, चलिए, concentration of a solute in such a solution is its solubility। अगर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है उस टाइम पे जो कंसंट्रेशन है सोल्यूट का इन सच अ सॉल्यूशन इज इट्स सॉल्युबिलिटी, वो उसकी क्या है? सॉल्युबिलिटी है। या कुछ देर पहले यही बात हुई थी।
देखिए बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए ही सॉल्युबिलिटी वगैरह डिफाइन है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब अब और उसमें सॉल्यूट के पार्टिकल डिसॉल्व नहीं हो सकते। ठीक, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, देखिए किसके लिए हम बात कर रहे हैं, एक्चुअल में हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं सॉलिड इन लिक्विड। तो सॉलिड इन लिक्विड, तो इसमें टेम्परेचर और प्रेशर का क्या इफेक्ट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आज के लेक्चर का, कि सॉलिड जब लिक्विड में डिसॉल्व हो रहा है तो टेम्परेचर और प्रेशर का क्या इफेक्ट है, जब गैस लिक्विड में डिसॉल्व होगा तो उस टाइम पे टेम्परेचर और प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, क्या अभी यहाँ पे एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम आया था, बिल्कुल। तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम जब भी डिस्टर्ब होता है तो ली चैटलियर प्रिंसिपल उसको इक्विलिब्रियम फिर से रीगेन कराने की कोशिश करता है। ली चैटलियर प्रिंसिपल और कुछ नहीं था, ये जब भी इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया जाता है तो इक्विलिब्रियम अपने आप को रीगेन करने की कोशिश करता है। जैसे मान लीजिए कि सॉल्यूट के पार्टिकल आप ऐड कर रहे हैं तो ये और सॉल्वेंट के साथ मिक्स होके सॉल्यूशन और ज़्यादा बनाएगा। क्या बात क्लियर है, इस तरीके से। ठीक है, अब आइए, अब हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर किस किस में, जब सॉलिड इन लिक्विड, यानी सॉलिड जब लिक्विड में डिसॉल्व हो रहा हो। देखिए सॉलिड इन लिक्विड, इंडोथर्मिक प्रोसेस, इंडोथर्मिक समझते हैं, जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो, जिसमें हीट की रिक्वायरमेंट हो, जिसको टेम्परेचर पसंद हो, टेम्परेचर बढ़ाएं तो उसको अच्छा लगे। ठीक है, तो इंडोथर्मिक ऐसे प्रोसेस होते हैं जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ज़रूरत पड़ती है। जब डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है तो ये हमेशा फॉलो करता है, देखिए मस्ट फॉलो ली चैटलियर प्रिंसिपल। सबसे काम की बात, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। आप खुद सोचिए, जब कोई फंक्शन वगैरह होता है, जब घरों पे चाशनी वगैरह बन रही होती है, सीरा वगैरह बन रहा होता है, तो जब चीनी को पानी में घोला जाता है तो एक टाइम बाद वो घुलना बंद हो जाता है। लेकिन जब उसको गर्म किया जाता है, तो जब वो गर्म किया जाता है, तो जब उसको हलवाई गर्म कर रहा होता है या घर में आप लोग खुद गर्म कर रहे होते हैं, तो जैसे ही पानी का मॉलिक्यूल गर्म होता है, वाटर के मॉलिक्यूल्स गर्म होते हैं, उनके पास एनर्जी आती है, तो वो मॉलिक्यूल में वाइब्रेशन बढ़ जाती है, कोलिजन बढ़ जाता है, तो अब थोड़ी सी सॉल्युबिलिटी और बढ़ जाती है, क्योंकि उसमें मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। जब उनकी एनर्जी बढ़ जाती है तो सॉल्युबिलिटी भी और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जो सॉल्यूट है वो सॉलिड है, उसको अगर आप एनर्जी देंगे तो उसमें जो अट्रैक्शन फोर्स है सॉल्यूट के बीच में, जो अट्रैक्शन फोर्स है वो वीक होगा और अच्छे से और ज़्यादा डिसॉल्व हो पाएगा। तो ये याद रखना है कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर सॉलिड इन लिक्विड, जब किसी सॉलिड चीज़ को लिक्विड में घोलते हैं तो ये प्रोसेस इंडोथर्मिक होती है और टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक, चलिए इफेक्ट ऑफ प्रेशर, आप खुद सोचिए, क्या किसी सॉलिड पे या लिक्विड पे ये जितना कंडेंस होना चाहिए उतना ऑलरेडी कंडेंस होता है, तो इस पर प्रेशर का इफेक्ट तो पड़ेगा ही नहीं, नेग्लेजिबल होगा। तो प्रेशर का इफेक्ट यहाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या बात समझ में आ रही है? जैसे देखिए, प्रेशर डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड। साफ साफ शब्दों पे लिख रहा है, जैसे प्रेशर बढ़े या घटे सॉल्युबिलिटी अनचेंज रहती है। किस केस में? जिस केस में सॉलिड को लिक्विड में घोला जा रहा हो। अब आइए दूसरे केस के बारे में बात करते हैं, गैस इन लिक्विड। जब किसी गैस को, क्या सर गैस भी लिक्विड में घुल जाती है क्या? हाँ, जो पानी वगैरह होता है उसमें ऑक्सीजन के अमाउंट, आप मछलियों के बारे में सोचिए, जो ऑर्गेनिजम्स इक्वेटिक होते हैं, जो पानी में सर्वाइव करते हैं, उनको भी तो ऑक्सीजन की जरूरत होती है, वो एरोबिक रेस्पिरेशन को परफॉर्म करते हैं, तो एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए उनको भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो इस वजह से जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है वाटर में, तो वो भी तो एक गैस है। जैसे कोको कोला वगैरह का, सॉफ्ट ड्रिंक का, सोडा वगैरह का एग्जाम्पल ले लिया जाए, तो इन सब में भी तो गैस वगैरह डिजॉल्व होती है। ठीक, तो इस तरीके से गैस को लिक्विड में भी डिजॉल्व किया जा सकता है। उसके लिए कुछ स्पेशल कंडीशन है, नहीं तो वो बहुत कम प्रोपोर्शन में ही डिजॉल्व होता है गैस, कहाँ? लिक्विड में, क्योंकि इसकी स्कीप करने की आदत होती है, तो ये स्कीप कर जाता है। ठीक, चलिए तो अब हम बात कर रहे हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड इज ग्रेटली अफेक्टेड बाय प्रेशर एंड टेम्परेचर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, यानी टेम्परेचर और प्रेशर का इफेक्ट अगर देखना है सॉल्युबिलिटी पे तो गैस इन लिक्विड में देखा जाए।
काफ़ी अच्छा ऑब्जर्वेशन होता है। ठीक है, अब आइए हम बात करते हैं जैसे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अगर इसमें टेम्परेचर का इफेक्ट देखें, आप खुद सोचिए, जब कोको कोला वगैरह की बोतल आप खोलते हैं तो कुछ सी सा करता है, बिल्कुल, क्योंकि उसमें से कुछ गैस होती है जो बंद होती है, उसको आप आज़ाद कर देते हैं। जैसे उसका ढक्कन ऐसे खोलते हैं आप, तो उसमें से कुछ गैस वगैरह बाहर निकलती है। और देखते हैं कोको कोला को जब ठंडा किया जाता है तभी उसमें CO2 गैस अच्छे से डिजॉल्व होती है। अच्छा, आप खुद सोच के देखिए, CO2 गैस है तो उसके पास ऑलरेडी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, तभी तो उसके मॉलिक्यूल दूर दूर है। तो उससे उसकी काइनेटिक एनर्जी छीननी है, कम करनी है, तो क्या करेंगे, टेम्परेचर कम करेंगे या बढ़ाएंगे? टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो और ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, वो तो अब और दूर दूर जाने की कोशिश करेंगे। तो जब टेम्परेचर कम किया जाता है तो गैस की काइनेटिक एनर्जी छीन ली जाती है, तो वो बिल्कुल कुछ लिक्विड लिक्विड जैसा बनने लगते हैं, तब जाके वो लिक्विड में डिजॉल्व होते हैं। तो कुछ अब यहाँ से देखिए, अब आपको इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर समझ में आएगा। तो ये कोको कोला वाले एग्जाम्पल से काफ़ी अच्छे से समझ में आता है। तो गैस इन लिक्विड ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। देखिए, टेम्परेचर बढ़ाए तो सॉल्युबिलिटी कम हो गई, टेम्परेचर कम की तो सॉल्युबिलिटी बढ़ गई। ये सेकेंड वाला जो केस है, टेम्परेचर कम करने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, यही कोको कोला वगैरह में यूज किया जाता है। क्या बात समझ में आ रही है? चलिए, अब इफेक्ट ऑफ प्रेशर देख लेते हैं। क्या जब किसी गैस के ऊपर या लिक्विड के ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं, ज़्यादा अच्छे से दिखता है कि जब किसी गैस पे ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करते हैं। जो आपके घरों में गैस सिलेंडर होता है, उसके बारे में भी अगर आप देख लें तो वो भी एक तरीके का LPG वगैरह होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है। तो एक्चुअल में होता क्या है कि उसमें भी गैस को इतने ज़्यादा प्रेशर में ठूस ठूस के भर दिया जाता है कि अब उसमें गैस के मॉलिक्यूल बिल्कुल पास पास आ जाते हैं। जब गैस के मॉलिक्यूल कुछ ऐसे पास पास आने लगेंगे, जैसे मान लीजिए ये गैस के मॉलिक्यूल काफ़ी दूर दूर हुआ करते थे, अब इस पर प्रेशर लगाया गया, चारों तरफ से प्रेशर लगा दिया गया, तो ये बिल्कुल पास पास आने लगे। अगर पास पास आने लगे तो कुछ ये लिक्विड जैसा हो जाएगा। इसी वजह से तो उसका नाम होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। वो लिक्विड भी है और गैस भी है। ठीक, देखिए, जैसे पहले केस में ये एक NCERT का डायग्राम है इफेक्ट ऑफ प्रेशर को देखने के लिए। मान लीजिए कोई पिस्टन है, इस पे पहले W1 वेट रखा गया है, यहाँ से देखिए इसके नीचे सॉल्वेंट भी है, लिक्विड है, और उसमें कुछ गैस के मॉलिक्यूल डिजॉल्व हुए हैं। लेकिन जब पिस्टन पे वेट बढ़ाया जा रहा है, देखिए 1 2 3 बहुत सारा वेट बढ़ाया गया, तो देखिए यहाँ पे देखिए इन सबको, ये ब्लैक ब्लैक देखिए जिसको मैं रेड कर रहा हूँ, यहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर हैं। लेकिन जब वेट बढ़ा दिया गया, देख रहे हैं गैस के मॉलिक्यूल पास पास आ रहे हैं, देख रहे हैं कितने करीब आ रहे हैं। इनका मन नहीं कर रहा है, गैस के मॉलिक्यूल तो क्या चाहते हैं, हमेशा दूर जाना चाहते हैं, इनको स्वतंत्रता पसंद है, इन्हें फ्रीडम से रहना चाहते हैं। लेकिन ज़बरदस्ती आप इनको पास ला रहे हैं कि नहीं, इनके साथ तुमको रहना है। किसके साथ? सॉल्वेंट के साथ। तो यानी जब प्रेशर इंक्रीज करते हैं, इसी वजह से तो जब कोको कोला वगैरह बनाई जाती है तो हाई प्रेशर पे CO2 गैस को उसमें फिल करके अचानक से उस पर कैप लगा दी जाती है, ढक्कन लगा दिया जाता है। तो इस वजह से उसमें गैस जबरदस्ती हाई प्रेशर पे बंद हो जाती है। क्या बात क्लियर हुआ? इसी वजह से तो कई बार आप जब कोको कोला वगैरह को थोड़ा सा सेक कर लेते हैं, थोड़ा सा हिला लेते हैं, जब ढक्कन खोलते हैं तो बिल्कुल उसमें कि गैस के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, थोड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं। जैसे ही आप खोलते हैं तो वो गैस के मॉलिक्यूल तुरंत स्कीप होने की कोशिश करते हैं और इतने अच्छे तरीके से उसमें डिजॉल्व हो गए रहते हैं कि जब वो बाहर निकलना चाहते हैं तो वो कुछ लिक्विड मॉलिक्यूल को भी लेके बाहर निकलते हैं। ठीक, अरे कई बार मूवी वगैरह में देखते हैं ना, एक गाना देखे होंगे, बदतमीज दिल माने ना, उसमें आप देखे होंगे जो बियर की बोतल वगैरह होती है या कोल्ड ड्रिंक वगैरह होती है, वो ऐसे थोड़ा सा सेक करके फिर हाथ को या थंब को ऐसे हटाते हैं तो खूब सारा उसमें से लिक्विड बाहर आ जाता है। इसी फिनोमेना पे तो काम करता है। ठीक है, जैसे यही देख लीजिए, इतना सारा वेट लगा के जबरदस्ती मॉलिक्यूल को पास पास लाया जा रहा है गैस को, अचानक से ये सारे वेट को हटा दीजिए, पिस्टन को हटा दीजिए, तो इस गैस के साथ साथ कुछ ना कुछ लिक्विड भी बाहर आ जाएगा। अरे क्या थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही रहा होगा। हाँ, तो देखिए जबरदस्ती जब प्रेशर इंक्रीज कर दिया गया, जो प्रेशर है ये इंक्रीज कर दिया गया तो सॉल्युबिलिटी क्या हो गई, थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है। चलिए आइए NCERT कुछ लाइन है पढ़ लेते हैं। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस, द कंसंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व्ड गैस
इज प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑन द गैस एबव द सोल्यूशन। जितना ज़्यादा प्रेशर लगाया जाएगा उतनी ज़्यादा गैस के मॉलिक्यूल की उस लिक्विड में घुलने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। क्या बात क्लियर है? अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ आता है, हेनरी लॉ। अरे बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। सॉल्युबिलिटी की बात करें और गैस इन लिक्विड बात करें, हेनरी की बात ना करें, समझिए बात इनकम्प्लीट है। तो हेनरी आ जाते हैं कहाँ पे? जब गैस को लिक्विड में घोला जाता है। ठीक, अब देखिए हेनरी का लॉ क्या था? किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर हम बात करें, क्योंकि किसी एक इफेक्ट को अगर अच्छे से आपको ऑब्जर्व करना है तो बाकी वैल्यू को कांस्टेंट रख देना होता है। ठीक है, जैसे इनके कहने का ये मतलब था, देखिए सारी बातें जितनी हेनरी लॉ वगैरह हैं इनको थोड़ा सा फील करिए। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर गैस के मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा हैं, उनका मोल फ्रैक्शन ज़्यादा है, मोल फ्रैक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं, जितना ज़्यादा किसी का मोल उसका उतना ही ज़्यादा उसके मोल फ्रैक्शन। लास्ट में एन ए बाई कुछ ऐसा था, एन ए बाई एन बी इक्वल टू एक्स ए बाई एक्स बी, जिसके मोल ज़्यादा उसके मोल फ्रैक्शन भी ज़्यादा, कुछ ऐसा था। अगर गैस के मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे, किसी गिवन वॉल्यूम में गैस के मॉलिक्यूल के नंबर ज़्यादा हो रहे हैं, गैस के मॉलिक्यूल ज़्यादा हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके पास आने की टेंडेंसी भी तो ज़्यादा हो रही है, उनके घुलने के चांसेस भी तो ज़्यादा हो रहे हैं। इसी चीज़ को यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है, solubility of a gas in a liquid is directly proportional to the partial pressure of the gas present above the surface of a liquid of a solution। ठीक, इसका मीनिंग समझिए। जैसे ये समझ लीजिए कि कोई सॉल्यूशन है और ये सॉल्यूशन का सबसे टॉप मोस्ट लेयर है। ठीक, तो मान लेते हैं इसको बंद कर देते हैं, इसको बंद कर दिया गया। अब यहाँ पे कोई मान लेते हैं कोई बर्नर लगा दिए, गर्म कर रहे हैं आप इसको, कुछ हल्के हल्के यहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल, जो गैस है, अब ये गैस के मॉलिक्यूल जो प्रेशर लगाते हैं इस लिक्विड की सरफेस पे या सॉल्यूशन की सरफेस पे, इसी को हम लोग कहते हैं वेपर प्रेशर या फिर पार्शियल प्रेशर बोल रहे हैं। ठीक, देखिए तो जितना ज़्यादा ये प्रेशर लगाएगा इस पे, पार्शियल प्रेशर गैस का जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी होगी, उतना ज़्यादा इसमें घुलने के इसके चांसेस होंगे। क्या इतना बात तो समझ में आ रहा है ना? गैस जितने ज़्यादा पार्शियल प्रेशर लगाएंगे उस लिक्विड या सॉल्यूशन की सरफेस पे, उतना ज़्यादा इनके घुलने के चांसेस ज़्यादा होता है। ये ही हेनरी बोल रहे थे। किसी गिवन टेम्परेचर पे, मान लेते हैं यहाँ से ये टेम्परेचर आप फिक्स कर लिए हैं, तब की बात हो रही है। ठीक, देखिए जब हेनरी अपना काम कर रहे थे, यही था हेनरी का लॉ। अभी हेनरी का एक और स्टेटमेंट है, उसके बारे में भी बात करेंगे, इसी से मिलता जुलता है, बिल्कुल मिलता जुलता है। जब हेनरी काम कर रहे थे तो उन्हीं के टाइम पे एक डाल्टन साइंटिस्ट थे, डाल्टन भी कंटेम्पररी, मतलब उसी साथ में जब हेनरी अपना लॉ दे रहे थे, जब ये भी काम कर रहे थे गैस इन लिक्विड में कैसे डिजॉल्व होता है, तो उसी टाइम पे डाल्टन भी इंडिपेंडेंटली अपना काम कर रहे थे और कुछ मिलता जुलता ऐसा स्टेटमेंट दिए। जैसे ये हेनरी का लॉ है एक तरीके से देखा जाए तो, लेकिन ऐसा ही लॉ, ऐसा ही स्टेटमेंट डाल्टन का भी था। क्या? मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस इन अ सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सॉल्यूशन। अरे यही तो बात है, जिसके मोल ज़्यादा उसके मोल फ्रैक्शन ज़्यादा, और मोल फ्रैक्शन ज़्यादा तो पार्शियल प्रेशर ज़्यादा। क्या बात क्लियर है? वही बोला जा रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन के ऊपर। ठीक, द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन अ वेपर फेज, जैसे इसको P से डिनोट किया गया, इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। बड़ी ही इंपॉर्टेंट लाइन है, बड़ी ही मस्त लाइन है ये। देखिए इसमें सब कुछ इंक्लूड है। पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, जो ये गैस का पार्शियल प्रेशर था, इसको हम P से डिनोट कर रहे हैं, इज अ प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। इसके जितने ज़्यादा मोल हैं, जो ये रेड रेड दिख रहा है ना, ये जितने ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा मोल फ्रैक्शन होंगे, उतनी ज़्यादा इनकी सॉल्युबिलिटी होगी, उतनी ज़्यादा इनकी घुलने की टेंडेंसी होगी उस सॉल्यूशन में या उस सॉल्वेंट में। जैसे ये देख लीजिए, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X, पार्शियल प्रेशर उतना ज़्यादा जितने मोल फ्रैक्शन ज़्यादा। जब इस कांस्टेंट को हटाया गया तो एक बीच में आ गया हेनरी कांस्टेंट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बोर्ड में आप ये लिख देंगे ना, एग्जामिनर एकदम खुश हो जाएगा, और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
इसका जो एप्लीकेशन है ना वो बहुत ही बेहतरीन है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए KH को कहते हैं हेनरी लॉ कांस्टेंट। अरे भाई हेनरी इतना सारा काम कर रहे हैं तो इनके सम्मान में एक कांस्टेंट है। ठीक, देखिए डिफरेंट गैस हैव डिफरेंट KH वैल्यू, अलग अलग तरीके की गैस। जैसे डिफरेंट गैस का क्या मतलब हो गया, जैसे N2, O2, हीलियम एटसेट्रा, बहुत सारी गैसें हो गई। देखिए KH की वैल्यू ज़्यादा तो सॉल्युबिलिटी कम। सर ये कैसे बता पा रहे हैं, देखिए ऐसे बता पा रहा हूँ। अब इनमें हम रिलेशन निकाल लेते हैं। क्या मोल फ्रैक्शन ज़्यादा, मान लीजिए इस KH को जैसे P इजक्वल टू KHX है, ये मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन, और P क्या पार्शियल प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर है। अब KH को इधर ले आइए, P बाई KH इजक्वल टू मोल फ्रैक्शन। क्या मोल फ्रैक्शन और KH में इन्वर्सली रिलेशन हो गया, अरे इन्वर्स रिलेशन हो गया ना इन दोनों में, तो X इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू KH, यानी KH बढ़ेगा तो X घटेगा। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक, वही चीज़ तो लिखा गया। तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, क्या मोल फ्रैक्शन घटे तो सॉल्युबिलिटी घटा, सॉरी हाँ सॉल्युबिलिटी घटा। ठीक, ये इस रिलेशन को भी ध्यान रख लीजिए। अब हेनरी लॉ के कुछ एप्लीकेशन है, इनके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा सुनिए। पहला तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, टू इंक्रीज सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन अ सॉफ्ट ड्रिंक एंड सोडा वाटर द बॉटल इज सील्ड अंडर द हाई प्रेशर। कुछ देर पहले इसी के बारे में तो बात कर रहा था, कोको कोला कैसे बनाई जाता है, लो टेम्परेचर पे हाई प्रेशर पे CO2 गैस को उस बॉटल में फिल कर दिया जाता है। ये एक एप्लीकेशन हो गया कोको कोला बनाने में। इससे सॉल्युबिलिटी क्या हुई, इंक्रीज हुई, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हुई हाई प्रेशर से। ठीक ठीक है, एक है स्कूबा डाइवर्स। देखिए स्कूबा डाइवर्स के बारे में पता है, जो गोताखोर जैसे होते हैं, देखते हैं पीठ पे कुछ सिलेंडर वगैरह लगा के ऐसे पानियों में अंदर तक जाते हैं। ये कई बार क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा पानी के अंदर चले जाते हैं तो क्या इनके ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है, तो बहुत सारी ऐसी गैस डिजॉल्व होने लगती है इनके ब्लड में जो कि नहीं होनी चाहिए। जैसे नाइट्रोजन वगैरह का अमाउंट बहुत ज़्यादा ब्लड में नहीं होना चाहिए। अगर हो जाता है तो एक डिजीज़ होता है बेंट्स डिजीज, इसको ये फेस करने लगते हैं। एक्चुअल में होता क्या है, बेंट्स डिजीज़ में ऐसे समझ लीजिए कि ब्लड्स में नाइट्रोजन वगैरह का लेवल बढ़ जाता है और जो कि टॉक्सिक होता है, इवन इसमें डेथ भी हो जाती है क्योंकि इसमें ब्लड जगह जगह क्लॉट होने लगते हैं। ठीक, देखिए इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, टू अवॉइड बेंट्स एज वेल एज द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 इन द ब्लड, जब नाइट्रोजन का अमाउंट बहुत ज़्यादा ब्लड में हो जाता है तब इससे बचने के लिए टैंक यूज्ड बाय द स्कूबा डाइवर्स आर फिल्ड विथ एयर डाइल्यूटेड विथ हीलियम। देखिए इस लाइन का मीनिंग समझना है, एयर डाइल्यूटेड विथ हीलियम, जो एयर है उसको डाइल्यूट किया जा रहा है किसकी वजह से, हीलियम की मदद से। जैसे इसका क्या मतलब है कि 11.7% हीलियम, 56.2% नाइट्रोजन और 32.1% ऑक्सीजन। क्या एक्चुअल ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है? नहीं, लेकिन इसको कुछ वो टैंक लगाए होते हैं जिस टैंक में कुछ इस तरीके का कंपोजिशन फिल होता है। तो इससे क्या होती है, उनको कोई इस तरीके की बीमारी या फिर इस तरीके की डिजीज़ को फेस नहीं करना पड़ता है और उनको बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। ये छोटे छोटे कुछ एप्लीकेशन है, इसको ध्यान रख लीजिए। चलिए ये कुछ दो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है NCERT के, इनको मैं आपको डिस्कस करके बता देता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन को, अच्छा एक बार आप देखिए, स्क्रीन को पॉज करिए, खुद से करने की कोशिश करिए। तो सॉल्यूशन 2.6 का, चलिए आई होप आप लोग कर चुके होंगे। अब एक बार मैं आपको अप्रोच बता रहा हूँ एक्चुअल में करना क्या है। देखिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। H2S एक गैस होती है, अ टॉक्सिक गैस विथ रोटन एक लाइक स्मेल। ये कुछ कहानी है, वो एक्चुअल में एक गैस है, ये बात को पकड़ लीजिए। ये क्या है, एक टॉक्सिक गैस है। इज यूज्ड फॉर अ क्वालिटेटिव एनालिसिस इफ द solubility of H2S in a water at STP standard temperature and pressure। मोलिलिटी दे रखा है, मोलिलिटी स्मॉल m दे रखा है ना 0.195। कैलकुलेट हेनरी लॉ कांस्टेंट, कैलकुलेट क्या करना है, KH को कैलकुलेट करना है। अरे क्या बात समझ में आ रही है। तो हमारे पास इससे रिलेटेड कौन सा फॉर्मूला है,
क्या एक ही फॉर्मूला है? अरे अभी तो हम लोग को पता है ना, P इक्वल टू क्या पता है हमें, KH(x). क्या ये फॉर्मूला तो हम पढ़े हैं ना, तो इसी फॉर्मूला को पढ़ लेते हैं। अब देखते हैं हमें क्या क्या दिया हुआ है। देखिए अगर सॉल्युबिलिटी की बात करें, सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S गैस, ये दे रखा है 0.195 मोलर। अरे यही तो दे रखा है। अगर इतना मोलर दे रखा है, अब आपके पास अगर मोल निकालने तो क्या पता, अच्छा इस मोलर का क्या मतलब होता है, मोलिलिटी इक्वल टू क्या होता है, आप ही बताइए तो। मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, बिल्कुल ध्यान से, इन केजी, नहीं तो इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। चलिए अगर ग्राम में लेना है तो ये किस में रखते थे, केजी में। चलिए इसको ग्राम में अगर रखना है तो क्या कर लेंगे हम लोग। सर ये चीज़ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए एक्चुअल में चाहिए क्या, अगर हमें मोल फ्रैक्शन वगैरह ये कुछ चीज़ें मिल जाएं तो क्या हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं, बिल्कुल पहुँच सकते हैं। ठीक है, अगर STP वगैरह की बात की जाए, अगर STP पे दिया गया है तो क्या 1 बार दिया गया है प्रेशर, STP से इंफॉर्मेशन आ रही है 1 बार प्रेशर दिया गया है। ठीक, अब चलिए अब क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। हमारा टारगेट यही है, इसमें जो जो चीज़ें अननोन है और हमें यहीं से ये चीज़ मिलेगा। तो अब आइए अब हम बात करते हैं, क्या मैं इसको कुछ ऐसे लिख सकता हूँ कि 0.195, ठीक, ये क्या है, मोल ऑफ H2S इन 1000 ग्राम वाटर। और यही तो हुआ, इतने मोलर का मोलल का मतलब, मोलिलिटी का मतलब यही तो हुआ, इसका मतलब यही तो हुआ। चीज़ों को सीखिए, एकदम तसल्ली से सीखिए। ठीक है, अब चलिए अब हमें क्या करना है, क्या हमें अगर हमें इसका मोल फ्रैक्शन निकालना है तो मोल ऑफ H2S चाहिए अपॉन मोल ऑफ H2S प्लस मोल ऑफ वाटर। अरे यही तो चाहिए। तो चलिए मोल ऑफ H2S मिल गया हमें, हाँ ये गिवन है, तो ये कितना है 0.195। अगर हमें वाटर का मिल जाए तो मिल गया। देखिए मोल क्या होता है, मोल होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ठीक, तो वेट गिवन है 1000 ग्राम, वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 18, और इसको हम लोग सॉल्व किए लगभग 55.5 के बराबर आता है। ठीक है, सॉरी, तो ये मोल ऑफ वाटर मिल गया। अच्छा सर बस अब तो बहुत ज़्यादा इजी हो गया। हाँ बिल्कुल इजी हो गया। देखिए अब इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S इक्वल टू, सर मोल फ्रैक्शन के पीछे क्यों पड़े हैं, अरे यहाँ से मोल फ्रैक्शन आ जाएगा और प्रेशर पता है तो क्या ये हेनरी कांस्टेंट मिल जाएगा, हाँ इसी वजह से पीछे पड़े हैं। तो देखिए यहाँ से मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे, क्या 0.195 डिवाइडेड बाई 0.195 प्लस 55.5। अच्छा ये 55.5 में इतना जोड़ें या ना जोड़ें क्या बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, तो इसको आप नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक, तो देखिए 0.195 बाई 55 पॉइंट, इसको चाहे तो आप 6 ले लीजिए चाहे तो 7 ले लीजिए, अगर नेग्लेक्ट नहीं करना है तो क्या इतना ले लें 55.7। ठीक, चलिए नेग्लेक्ट मत करिए। ठीक, अगर आपको बुरा लग रहा है तो ठीक है। तो क्या यहाँ से आपको क्या मिल गया, ये मोल फ्रैक्शन मिल गया। ठीक है, मोल फ्रैक्शन मिल गया। अच्छा तो और कितना है, 1 बार प्रेशर है तो P कितना है 1 बार, STP दिया हुआ है वहाँ से मिल गया ये। ठीक, और आपके पास मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S यानी सॉल्यूट का कितना है, ये क्या सॉल्यूट था, कितना है अभी तो ये कैलकुलेट किए ना, 0.195 अपॉन 55.7, क्या ये मिल गया। तो क्या KH
इजक्वल टू सॉरी पी बाई एक्स हो जाएगा, पी बाई एक्स, बस हो गया, 1 बाई ये 0.195 अपॉन 55.7। अरे क्या बात समझ में आ रही है? बस यहीं से आपको क्या मिल गया, हेनरी कांस्टेंट मिल गया। ये आपका हो गया आंसर। फिर से आप एक बार इसको देख लीजिएगा, काफ़ी डिटेल में सारी बातें। एक्चुअल में आप क्वेश्चन सीखिए कि अप्रोच क्या होती है, कैसे क्वेश्चन तक पहुंचा जाता है। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए अब आइए हम बात करते हैं फिर से क्वेश्चन नंबर 2 की। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर इज इतना पास्कल, 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल एट ए 298 केल्विन। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2 इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर सॉरी स्क्वायर when packed under 2.5 atm CO2 प्रेशर एट 298 केल्विन। ठीक है, क्या कैलकुलेट करना है, पहले इस बात को पकड़िए। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2, यानी CO2 कितना डिजॉल्व है उसमें। ठीक, अच्छा इस क्वेश्चन को आप खुद से ही ट्राई करिए। तो चलिए मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, आप ही को करना है उस क्वेश्चन को। 2.7 सॉल्यूशन है। चलिए तो क्वेश्चन दे रखा है, इसमें क्या क्या हमें चीज़ें दे रखी थी। हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर, अच्छा ये KH की वैल्यू दे रखा है 1. देखिए यहीं से मैं आपको यहीं से हिंट दे देता हूँ कि एक्चुअल में ये क्या है, KH है। ठीक, टेम्परेचर का जरूरत है नहीं, वो STP को बता रहा है। और आपको WCO2 कैलकुलेट करना है। ये जो है V सॉल्यूशन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, प्रेशर है 2.5 atm CO2 प्रेशर है। ठीक है, तो चलिए क्या 2.5 को हम पास्कल में कन्वर्ट कर सकते, ATM को। 1 ATM इक्वल टू नियरली 10⁵ पास्कल होता है। ठीक है, ये तो पास्कल में ऑलरेडी दे ही रखा है KH। ठीक है, तो ये हो गया पास्कल में। एक्चुअल में अगर आपको CO2 के मोल मिल गए तो मोल से तो आप वेट निकाल ही सकते हैं। ठीक है, वही चीज़ आपको करना है। तो इसमें मैं आपको हिंट दे के सिर्फ छोड़ रहा हूँ। इसमें हेनरी लॉ को पहले लगा दीजिएगा। जैसे हेनरी लॉ क्या होता है, PCO2 लगा दीजिएगा, KH दे ही रखा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2, मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2। मोल फ्रैक्शन जैसे निकाल लेंगे CO2 का, हमेशा इस बार सॉल्यूट का जो मोल होगा ना उसको आप नेग्लेक्ट कर दीजिएगा। ठीक, तो कुछ इस तरीके से। तो क्या है यहाँ पे PCO2 अपॉन KH, कुछ यहाँ से मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। फिर फाइनली आप क्या निकाल लेंगे, देखिए 500 ml है, तो क्या लगभग इसको 500 ग्राम मान लें, क्योंकि अगर डेंसिटी 1 है तो क्या मोल ऑफ वाटर निकालने के लिए 500/18 कर लेंगे, कुछ यहाँ से आ जाएगा। ठीक, अब अगर आपको मोल ऑफ CO2 मिल गया, CO2 मिल गया, तो क्या वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है यही आपको फाइंड करना है। ठीक, तो मोल ऑफ CO2 इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2। ठीक, बस यही कर लीजिएगा, आपको वेट मिल जाएगा। ठीक है, इसको आप खुद से ट्राई करिएगा। चलिए यहाँ तक तसल्ली से बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मैं आपको एक बार रिकॉल कर देता हूँ कि हम लोग क्या पढ़े हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें पढ़े नहीं हैं। ठीक, क्वेश्चन सॉल्व कराने में थोड़ा सा टाइम चला जाता है, लेकिन एक्चुअल में आपको सिखाना होता है, इस वजह से
अगर आपको स्पीड स्लो लगती है तो आप स्पीड को थोड़ा सा फास्ट करके 1.5x पे या फिर 2x पे देख लिया करिए, कोई इशू नहीं है। सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़े हैं, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन में कितना अमाउंट सॉल्यूट का डिजॉल्व हुआ वही उसकी सॉल्युबिलिटी होती है। सॉलिड इन लिक्विड में अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, ठीक। और सॉलिड वाले केस में सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब डिजॉल्व होते हैं तो सॉल्यूशन बनाते हैं और ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है और ये ली चैटलियर प्रिंसिपल को फॉलो करता है, ठीक है। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, सॉलिड इन लिक्विड में ऐसे केस में प्रेशर का कोई मेन इफेक्ट नहीं होता है। गैस इन लिक्विड, इसमें हेनरी लॉ आता है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी गैस की कम होती है, टेम्परेचर कम करने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर बढ़ाने पे गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। और हेनरी लॉ यही बताया गया था कि पार्शियल प्रेशर, ये समझ लीजिए, पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, और जिसका मोल फ्रैक्शन जितना ज़्यादा उतनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी, ठीक। अगर KH की वैल्यू ज़्यादा है तो सॉल्युबिलिटी कम होगी। ये कुछ ही बातें सिर्फ आप ध्यान रखिए, और ये फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया गया है, इसको आप ध्यान दे लीजिएगा। चलिए ठीक है, आज तक यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।